तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसका 2nd पार्ट करवाया था और आज की इस वीडियो में हम इस लेसन का 3rd पार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि जब मैं आपको इस लेसन का 2nd पार्ट करा रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला था जो 3rd पार्ट आएगा वो इस लेसन का लास्ट होगा, बट ये आपका लास्ट नहीं है क्योंकि आपका जो ये लेसन है कुछ ज़्यादा ही वाइड हो गया, तो इस कारण ये 3rd पार्ट कुछ ज़्यादा लंबा बन जाता जिससे आप भी देख के बोर हो सकते थे। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को 3rd में रखा और इसका 4th पार्ट जो होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से। तो इस लेसन के अंदर कंप्लीट डिटेल दिए गया है, जब आप पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शारिक सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो स्टूडेंट आपको ये पता होगा जब मैं इस लेसन का 2nd पार्ट करा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित हर वो जानकारी दी थी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है और कुछ एक्स्ट्रा भी। ठीक है, तो देखिए इस वाले लेसन में हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपकी एक सीक्वेंस तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। तो इसमें क्या था कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहाँ तक कि सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण जो था वो इक्वल नहीं था, एक समान नहीं था। अब इसका क्या कारण था? जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो वहां पर उसके आसपास के क्षेत्र जो भी थे वहां पे तो अच्छा कंट्रोल था साम्राज्य का, लेकिन जो दूर दराज वाले थे जैसे पाकिस्तान होगा यानी तक्षशिला वाले हो गए, अफगानिस्तान हो गया, तो जिस कारण कंट्रोल जो था एक समान नहीं हो पाता था। तो क्या हुआ कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व BC की बात चल रही है, आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े, तो रजवाड़े वो जो शाही परिवार से रिलेटेड होते हैं वह भी स्थापित होने लगे। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये जो ब्लू है वो पूरा ही मौर्य साम्राज्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने टिक कर रहा हूँ वहाँ इनका शासन नहीं था। ठीक है, तो आपने लेसन के ऊपर गौर किया होगा, इस चैप्टर का जो नाम है वो है राजा, किसान और नगर के बारे में। तो ये जो हमारी थीम है 3rd पार्ट वाली, इसमें हम राजाओं के बारे में ही जानेंगे और किसानों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 4th जो हमारा पॉइंट है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो आपको ये 4th टॉपिक मिलेगा क्योंकि हम कंटिन्यू रखने अपने लेसन को। तो देखिए इसके अंदर राजाओं के बारे में क्या बात की जा रही है। तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं 4.1 टॉपिक के बारे में, तो दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में। तो दक्षिण यानी आपका साउथ साइड, और साउथ साइड आप जानती हो जो कि किससे भरा पड़ा है, वो सारा भाषाओं के आधार पे बना था। कहने का मतलब वहाँ पे तमिल, मलयालम, आंध्री, ये सारी भाषाएं देखने को मिलती है और यहाँ के राजाओं के बारे में बात चल रही है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में राजाओं और सरदारों का उदय हुआ। ठीक है, और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, ये आपको नाम याद रखना है। तमिलकम जो नाम था वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला से संबंधित था। तो यहाँ पर क्या था कि चोल, चेर और पांड्या जैसे सरदारियों का उदय हुआ था। अब देखिए चोल, चेर और पांड्या जो थे इसके बारे में ना एक अलग से टॉपिक बन सकता है क्योंकि ये जो नाम है ये आपके कंपटीशन लेवल के नाम है। तो इन सरदारों का यहाँ पे उदय हुआ था। सरदार और सरदारी का मतलब ये होता है कि सरदार इसमें जो होता है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद जो होता है वह वंशानुक्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब या तो वो राजाओं के घर से संबंधित हो सकता है या नहीं भी हो सकता, जो पीढ़ी चलती आ रही है, और जो उसके समर्थक होते थे वह उसी के खानदान के लोग होते थे। आगे हम बात करते हैं इन सरदारों के कामकाज क्या क्या थे। तो देखिए अनुसंधान का संचालन, अनुसंधान मतलब होता है किसी क्षेत्र के बारे में खोजबीन करना, युद्धों के समय नेतृत्व करना यानी रिप्रेजेंट करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका, सरदार द्वारा अपने अधीन लोगों से भेंट लेकर अपने समर्थकों जो उनका सपोर्ट करते थे उनमें बांट देना। और इनमें एक खास बात थी कि इन सरदारी में क्या होता था, कोई सामान्यतः स्थायी सेना या फिर अधिकारी नहीं होते थे जो कि इनके कार्यों में गिना जाता है। तो आई होप आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ रहेंगे। और क्या है कि जो इतिहासकार हैं उन्हें इन राज्यों की जो जानकारी है वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। अब वो कौन कौन से हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो है प्राचीन संगम ग्रंथ। तो ये इसमें ऐसी कविताएं थी जो कि सरदारों का विवरण देती थी। तो इसमें क्या था कि जो कई सरदार थे और राजा जो थे वह लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व यानी कि टैक्स को इकट्ठा करते थे। अगर उदाहरण की बात की जाए तो सातवाहन शासक
तो आप अपनी स्क्रीन पे इन शासकों के नाम भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिमुक थे वह सातवाहन शासक के पहले शासक थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी के बीच में रहा था और इन्होंने जो अपना शासन किया था वो दक्षिण भारत पे पूरी तरीके से किया था, इसलिए इन्हें जो है आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। और दूसरा है शक शासक। तो शक शासक वो थे जिन्होंने भारतीय यूनानियों को पराजित किया था और भारत के पश्चिमोत्तर और पश्चिमी स्थान पर शासन किया था। जिन राज्यों पे ये जीत हासिल करते थे वह इन्हें क्षत्रप नाम से पुकारते थे। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनकी जानकारी इतिहासकारों के हाथ में लगी। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला हम देखते हैं 4.3, वो है दैविक राजा के बारे में। तो देखिए दैविक यानी जो देवताओं से जुड़ा है। तो क्या होता था कि जो राजा थे वह उचित स्थान प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं से जोड़ा करते थे अपने आप को, ताकि उन्हें स्थान उच्च प्राप्त हो सके। तो मध्य एशिया मिड एशिया से लेकर पश्चिमी भारत यानी वेस्ट इंडिया तक शासन करने वाले कुषाण शासक। अब देखिए कुषाण शासक जिसके अंदर आप पढ़ते हो कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क की जो चर्चा है वो आपको आने वाले लेसनों में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुषाण शासकों ने लगभग जिनका जो काल था वो यानी कि 1 BC से 1 AD के बीच में इन्होंने किया था। तो कुषाण इतिहास की रचना जो है वह अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से की गई है और कुषाण काल में सर्वोत्तम जो प्रमाण मिले हैं उनमें सिक्के और मूर्तियां प्राप्त हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एविडेंस होते हैं वह सिक्के और मूर्तियों से सबसे ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में माट के एक देव स्थान पर विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है और उसी तरह अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्ति मिलने के साक्ष्य यानी कि एविडेंस पाए गए हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन मूर्ति के जरिए जो कुषाण थे वह अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी देवताओं से जुड़ा हुआ, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही दैविक राजा से संबंधित है। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा है, वो है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी ज्यादा तो दे नहीं रखी, लेकिन जो दे रखी है उसके बारे में आप जरूर समझिए। तो देखिए क्या था कि मौर्य साम्राज्य के पंत के बाद जो नष्ट राजनीति थी उसके अंदर दोबारा से उसे स्थापित करने का जो श्रेय था वह गुप्त वंश को जाता है और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो श्रीगुप्त ने की थी। तो देखिए जो गुप्त शासक थे उनका जो इतिहास था वह सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया था। कवियों द्वारा अपने राजा या फिर स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी इसके अंदर शामिल होती थी। अब आपके माइंड में आएगा कि प्रशस्तियां क्या होती है। तो देखिए प्राचीन काल में जो प्रशस्तियां होती थी उसमें क्या होता था कि जो कवि होते थे वह राजा के बारे में बड़ाई लिखा करते थे। अब ये सच भी होती थी और झूठ भी हो सकती थी, इस बात में इतिहासकारों में मतभेद है। एक तरीके से अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात होगी, ठीक है, लेकिन ये होना भी जरूरी था क्योंकि इतिहासकारों को इसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती थी। और ये प्रशिष्टियों में एक खास बात थी जो कि तथ्यात्मक न होकर काव्यात्मक होती थी। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख में एक प्रसिद्ध नाम मिला जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसकी जो रचना की थी वो हरिसेन ने की थी। अब बात आएगी कि हरिसेन कौन था। तो हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के राजकवि थे। अब नाम आया यहाँ पर समुद्रगुप्त का। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त ने। ये गलत बात है क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अब चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त में बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन बने रहती है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया था बिंदुसार और बिंबिसार के बीच में। तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था और जो बिंदुसार थे वह चंद्रगुप्त के बेटे थे और उनके बेटे अशोक थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी एग्जाम में इसी की आप गलती करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप गुप्त साम्राज्य से संबंधित हर एक जानकारी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर 5, जिसमें है बदलता हुआ देहात। तो देहात मतलब क्या होता है, गाँव से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे वो 4 टॉपिक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे जनता में राजा की छवि किस प्रकार की होती थी, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार पाई जाती थी और भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण के बारे में। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, तो नगर के बारे में हम कब से बात कर ही रहे हैं और इस वाले टॉपिक में आपको गांव से संबंधित यानी किसानों से रिलेटेड आपको मुद्दे मिलेंगे और राजा के बारे में अभी हमने जिक्र किया ही था और आगे भी कंटिन्यू चल ही रहे, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जनता में राजा की छवि किस प्रकार की होती थी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। ये स्वाभाविक है कि अभिलेखों में इसका सही जवाब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इसका पता लगाने के लिए जातक कथा और पंचतंत्र कथा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में कि इन्हें इनके क्या क्या एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो ये जो जातक कथाएं हैं इसमें ये जो जातक कथा है इसके अंदर भगवान बुद्ध के पूर्ण जन्मों के बारे में कथाएं बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है, एक तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसी प्रकार हम एक जातक कथा की कहानी का इसमें जिक्र किया गया है। उस जातक कथा का जो नाम है वो है गणतिंदु। ये नाम आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा जिसकी प्रजा उससे दुखी रहती थी। अब प्रजा के अंदर कौन कौन थे? बूढ़े भी थे, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालन, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। तो देखिए जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो सब ने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत यानी डाकू लोग हम पर हमला करते हैं और दिन में टैक्स जो होता है यानी कर जिसे हम कहते हैं वो इकट्ठा करके हमसे ले जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपने गांव को छोड़कर जंगलों में रहना बेहतर समझा। तो ये था एक गणतिंदु जातक कथा यानी एक प्रकार से कहानी के बारे में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की वहाँ पे चीजें चला करती थी। अगला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है उपज बढ़ाने के तरीके। तो यानी कि जब हम कृषि में उपज बढ़ते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो देखिए क्या था कि लोहे के फाल की बदौलत जो हल का प्रयोग था वह गंगा घाटियों तक फैल गया। ये टाइम पीरियड 6ठी ईसा पूर्व के बारे में बात चल रही है। ठीक है, गंगा घाटी में धान की रुपाई से भी वृद्धि हुई। हालांकि कमरतोड़ मेहनत तो करनी पड़ती थी किसानों को। उपज बढ़ाने में कुएं, तालाब और नहरों के माध्यम से भी सिंचाई ज्यादा की जाने लगी और साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में ये बात चल रही है पूर्वोत्तर और मध्य के बीच में, तो यहाँ पर खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया जाता था। तो ये सारे तरीके थे जिससे कि उपज में वृद्धि होती थी और किसानों को लाभ होता था ताकि वह अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है 5.3 वो है ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। अब देखिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, ज्यादातर जो इसमें बात की जा रही है वो किसानों से संबंधित ही की जा रही है। तो देखिए क्या था कि कृषि में नए बदलाव के कारण इसका फायदा सबको नहीं मिल पाया था। अब इसका क्या कारण था? तो देखिए खेती से जुड़े लोगों में भेदभाव जो था वो बढ़ता जा रहा था। कहानियों के माध्यम से, खासकर बौद्ध कथाएं जिसे हम जातक कथाएं के बारे में अभी पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उसके अंदर उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, पाली भाषा में गृहपति जो था उसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो गृहपति कौन होता था? तो गृहपति जो था वह घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं पर, बच्चों पर, नौकरों पर और दासों पर उसी का नियंत्रण होता था। इसके साथ घर से जुड़े सभी भूमि, जानवर या फिर अन्य वस्तुएं उसका वह मालिक होता था। तो बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता है, वे काफी शक्तिशाली माने जाते थे जो कि किसानों पर नियंत्रण रखते थे। और जो ग्राम प्रधान था उसका जो पद होता था वह हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत से ही जुड़ा होता था। तो ये सारी चीजें ग्रामीण समाज में देखने को मिलती थी जो कि आज भी हमें देखने को मिली जाती है, क्योंकि किसानों का जो पद होता है हमेशा से ही नीचे रहा, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन या फिर आधुनिक भारत के अंदर। तो ये चीजें आप अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर जाननी है, वो क्या है आगे हम जानते हैं इसी के बारे में। तो देखिए ग्रामीण समाज की विभिन्नताओं में तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले लोगों के बीच में भी अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। वो कौन कौन सी थी? देखिए सबसे पहला है वेल्लार। तो वेल्लार मतलब वेल्ला, जो कि बड़े जमींदार होते थे। अब जो वेल्लार है वो आपका अभी की बुक में लिखा है। वेल्ला है जो वो आपकी 6ठी 7वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे इसका नाम इस प्रकार दे रखा है। इसी तरह इस वाली बुक में आपका हलवा दे रखा है, तो जिसका मतलब उल्वर बताया गया। और वैसे आपकी 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी बुक में उन्वार लिखा है, जिसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है भूमिहीन किसान यानी कि भूमिहीन मजदूर के बारे में। और उसी तरह दास, तो जिसका जिक्र आपका बुक में दे रखा वो है अनमई, तो इसे अदमई और कैसिडियर भी कहा गया है। तो ये चीजें क्या थी? विभिन्न वर्गों में किसानों का यानी कि जो गांव में रहते थे उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम टॉपिक 5 का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। तो सम्राट माने होता है कि एक ऐसा समूह जो काफी छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एलाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो देखिए इसमें क्या है कि राजा जो लोग हैं वह ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ठीक है,
और ये जो चीजें लिखी होती है वो ताम पत्रों पे लिखी होती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ताम पत्र जो था वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। ठीक है, ये अभिलेख जो थे इसके ऊपर कुछ संस्कृत में होते थे और कुछ तमिल, तेलुगु जैसी स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी तरह उदाहरण के तौर पे एक अभिलेख की जानकारी भी दी गई है, आइए जानते हो उसमें क्या बात की जा रही है। तो देखिए, प्रभावती गुप्त जो कि आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका काल पीरियड 375 से 415 ईस्वी के बीच था, उनकी पुत्री थी और उनका जो विवाह था वह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था जो कि एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता था। तो देखिए क्या बात की जा रही है कि सांस्कृतिक धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्तियां स्वतंत्र अधिकार नहीं था, यानी लेकिन अभिलेखों से ये पता चला है कि जो प्रभावती गुप्त थी उनका भूमि के ऊपर अधिकार था, यानी वे एक स्वामी थी और उन्होंने भूमि को दान भी किया था। कारण क्या रहा होगा? इतिहासकार मानते कि वह एक रानी थी, इस कारण यह संभव हो पाया और ये जो उदाहरण था उनका विरल रह गया, यानी कम रह गया, क्योंकि ज्यादातर समानताएं तो नहीं थी। जो बड़ी जाति पे थे उन्हीं को ये चीज मिल पाती थी, लेकिन सामान्य स्तर पे ये चीज ऐसा नहीं थी, जैसे इक्का दुक्का वाली बात होगी। तो ये संभव है कि जो धर्मशास्त्र थे उनका जो नियम थे वह हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किए जाते थे। तो ये जानकारी हमें प्रभावी गुप्त के बारे में मिलती है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, यानी बेटी थी। आगे देखिए क्या बात चल रही है। तो अभिलेखों से ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है कि इसके अंदर ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल थे जो शासकों या फिर उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे, जिसके अंदर कहीं छोटी छोटी तो कहीं बड़ी बड़ी भूमि भी शामिल हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक, कॉमेंट, शेयर मेरे को मोटिवेट देते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।